एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी। 1 से लेकर 23 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में पीडीएफ के थ्रू मिलेगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो आपका सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है यूरोपीय संघ है, तो यूरोपीय संघ इसका आंसर आपका रहेगा 1992। यूरोपीय संघ की जो संधि है वो कब हुई थी? 1992 में हुई थी। अगला आपका रहेगा, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। अगला है आपका, आसियान की स्थापना हुई थी। तो आसियान की जो स्थापना है 1967 को हुई थी। चौथा है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा देश है आपका? भारत है। और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये कब बना था? 1971 में बना। और मानव अधिकार के मुख्य प्रकार हैं, तो कितने हैं? 3 हैं। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का आपका ए रहेगा इसमें, दूसरे का आपका इसमें रहेगा डी वाला, तीसरे का बी, चौथे का आपका इसमें रहेगा इंडिया, और पांचवे का आपका 1971, और इसका आपका रहेगा ये 3। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको देखिए, ये पर भी लगातार मॉडल पेपर के द्वारा हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। लिंक को आप चेक करिए किस तरह से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो जल्दी से ऐप से आप जुड़े, आपको वहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाई जा रही है, तो जल्दी से जुड़े। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। पहला है, खुले द्वार की नीति डेडेस के द्वारा अपनाई गई थी। तो चीन के द्वारा अपनाई गई थी। अगला है, सिक्किम राज्य सन डेडेस में बना, तो 1975 में बना। तीसरा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान डेडेस ने किया है। तो जय प्रकाश नारायण। अगला है, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर आपका रहेगा बोरिस एल्त्सीन। बोरिस एल्त्सीन। अगला है, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधी पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डेडेस में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। अगला आपका रहेगा, विश्व बैंक की स्थापना डेडेस वर्ष में हुई थी। तो 1944 में हुई थी। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि समय आपका बचाना है, समय भी आपके पास कम है। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य सत्य लिखना है। पहला है, शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है, तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। दूसरा, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। तो ये जो चौथा है वो भी आपका सत्य है। पांचवा है, साझी संपदा का प्रबंधन अमेरिका द्वारा किया जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है,
तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहला आपका ट्रू, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉल्स, इसी तरह से पांचवा और छठा भी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगले प्रश्न में हम जोड़ियों को भरेंगे। तो पहली जोड़ी आपकी सीमित परमाणु परीक्षण संधि 1963 में हुई, और शिमला समझौता, तो शिमला समझौता 1972 में हुआ। और विश्व एड्स दिवस, तो यह जो दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये पुरस्कार कब मिला था? 2012। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1997, पाँचवीं। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1968, छठी जोड़ी। और यूरोपीय यूनियन ये आपकी सातवीं जोड़ी रहेगी यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, तो इसकी जोड़ी आपकी आएगी बेल्जियम। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे। तो तीसरी, छठी, सातवीं, दूसरी, चौथी, पहली, पाँचवीं, तो ये हो गई जोड़ियाँ। चलिए एक वाक्य में उत्तरों को भरेंगे। तो पहला आपका एक वाक्य में उत्तर रहेगा, आतंकवाद से सुरक्षा की श्रेणी में आता है। तो अपरंपरागत खतरे की श्रेणी। अगला यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। अगला आपका इसमें रहेगा, आसियान शैली क्या है? तो देखिए काफ़ी बड़ी परिभाषा है इसकी। पहले वाक्य आंसर को भरेंगे, फिर इसको मैं अलग जगह पे लिखूंगी। अगला है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। अगला वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो देशों के बीच आर्थिक संबंध। क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ देशों के बीच आर्थिक संबंध। अगला है, खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है? तो इसका आएगा आपका सुरक्षा या हिंसा। क्या है इसका अर्थ? असुरक्षा या हिंसा। अगला है, जय जवान जय किसान नारे का संबंध है? तो लाल बहादुर शास्त्री से है। लाल बहादुर शास्त्री। और आपका यहाँ पे जो तीसरा है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो बड़ी परिभाषा है। पहले मैं आराम से इसको लिख देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपको भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ से तीसरे का आंसर मैंने इस तरफ लिख दिया है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप तीसरे प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट करिएगा, क्योंकि देखिए जगह नहीं है कहाँ पे मैं लिखूँगी, इसलिए आप इसका आंसर कंप्लीट करें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। शॉक थेरेपी का अर्थ, बाकी सभी को हम PDF के थ्रू पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे आंसर सहित हम सभी को समझेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है, और भरोसा रखिए एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, पूरा का पूरा इसी में से रहेगा।
और ऐप के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें, क्योंकि देखिए पूरी प्रॉपर तैयारी आपको ऐप पर हम करवा रहे हैं। यूट्यूब और ऐप के मॉडल पेपर में दोनों में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जितनी तैयारी हम करवा रहे हैं आप अच्छे से करते चले। जिन बच्चों ने 12th का इंग्लिश का जो पेपर ऐप से कंप्लीट किया है और यूट्यूब से कंप्लीट किया है, उनको पता है कि इंग्लिश का पेपर आपका कितना एग्ज़ाम में आया है। तो बहुत ही मेहनत, बहुत ही रिसर्च करी है आपके लिए। और देखिए आपको स्पेशल PDF भी ऐप पर ही मिलेगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। तो ये यहाँ से छठा प्रश्न है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है? तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है, शॉक थेरेपी वह आर्थिक नीति थी जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था को अचानक बदलकर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो क्या है, इसको अचानक ही बदल दिया गया और बाजार आधारित व्यवस्था इसको बना दिया गया। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट क्या थे? तो पेरेस्ट्रोइका आर्थिक पुनर्गठन की नीति थी और ग्लासनोस्त राजनीतिक पारदर्शिता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक ये नीति थी, जिसमें क्या थी, पारदर्शिता थी और अभिव्यक्ति थी। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका 7वां इसमें रहेगा, ऑपरेशन विजय क्या था? ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान था। 1919 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा इस ऑपरेशन को बनाया गया था, जो क्या है, सैन्य अभियान था। अगला है, कश्मीर की सीमा किन देशों से लगती है? तो कश्मीर की सेना भारत, पाकिस्तान और चीन से लगती है। किससे? भारत, पाकिस्तान और चीन। 8वां सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति और राष्ट्र को युद्ध, आतंकवाद और अन्य खतरों से सुरक्षित रखना है। क्या है सुरक्षा? सुरक्षा का अर्थ होता है कि व्यक्ति और राष्ट्र के युद्ध, आतंकवाद और अन्य खतरों से सुरक्षित उसको रखा जाता है। मानव अधिकार को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? तो मानव अधिकारों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 9वां आपका इसमें रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। तो पहला है विदेशी मुद्रा स्थिर रखना, दूसरा है सदस्य देशों के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, विनिमय दरों का मार्गदर्शन देना, आर्थिक सुधारों में मदद करना। तो क्या करेंगे, पहले विदेशी मुद्रा को स्थिर कर देंगे और सदस्य देशों के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे और विनिमय दरों का मार्गदर्शन करेंगे और आर्थिक सुधारों में मदद करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला आपका इसमें रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के गठन का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और प्रत्येक को एक मत का अधिकार होता है। इसमें क्या है, सभी सदस्य देश शामिल होते हैं इसमें और प्रत्येक को अपना मत देने का अधिकार इसमें दिया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। क्या है ये? पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास पर आयोजित किया गया एक सम्मेलन होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन वे साधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जो क्या है, मानव निर्मित नहीं है बल्कि प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। 11वां आपका रहेगा, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में अंतर लिखिए। तो भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी, पहला राष्ट्र और भारतीय संस्कृति मूल्य पर आधारित है। किस पर? राष्ट्र और भारतीय संस्कृति मूल्यों पर आधारित होती हैं और समाजवाद और समानता पर आधारित होती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो समाजवाद और समानता पर आधारित है। दूसरा है निजी संपत्ति और निजी उद्यम का समर्थन और निजी संपत्ति की कटौती और राज्य नियंत्रण का समर्थन। तीसरा है परंपरागत सामाजिक संरचनाएं बनाए रखने पर जोर और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने पर इसमें जोर दिया जाता है। इसमें परंपरागत सामाजिक जो संरचनाएं होती है उन पर जोर दिया जाता है
और इस पर क्या है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए जोर दिया जाता है। यहाँ से इंग्लिश में आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण लिखिए। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, कांग्रेस पार्टी की स्वतंत्रता आंदोलन से गहरे संबंध तथा जिससे उसे जनता का व्यापक समर्थन मिले, और कांग्रेस के पास अनुभवी और लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता था जिसने स्थिर सरकार प्रदान की थी। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 12वां है आपका पंचशील के सिद्धांत लिखिए। तो इसके निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, एक दूसरे को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा, पारंपरिक अनाक्रमण और समानता और पारंपरिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान मिलेगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और पारंपरिक अनाक्रम रहेगा, और समानता और पारंपरिक लाभ रहेगा, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी इसमें रहेगा। ये इसके सिद्धांत हैं। अगला है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण लिखिए। तो पहला है, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहता है। क्या करना चाहता है, भारत अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसी को बनाए रखना चाहता है। दूसरा, भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहता है, और भारत विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। किसी दूसरी सैनिक से मिलना नहीं चाहता, यानी कि शामिल करना नहीं चाहता है, और विश्व शांति और सहयोग को ये बढ़ाना चाहता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो 13वां है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। तो गैर कांग्रेस संवाद वह राजनीति है जिसमें कांग्रेस के विरोध में विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। क्या करते हैं इसमें, जो कांग्रेस के विरोध में विभिन्न दल क्या करते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं। अगला आपका रहेगा, सिंडिकेट किसे कहते हैं। तो सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का वह समूह था जो पार्टी के निर्णयों को नियंत्रित करता था। यह क्या था, एक वरिष्ठ नेता था, समूह था जिसमें क्या है, पार्टी के निर्णयों को नियंत्रित करता था। अगला आपका इसमें रहेगा, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ते हैं और वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, जानकारी और तकनीक का आदान प्रदान करते हैं। तो यह क्या है, देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं इसमें, और वस्तुओं, सेवाओं और निवेश, जानकारी, तकनीक का आदान प्रदान ये इसमें करते रहते हैं। तो अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के उदय के 3 कारण लिखिए। तो पहला है, संचार और परिवहन के साधन का विकास होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियाँ। तो इसमें संचार और परिवहन साधनों का विकास होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार बढ़ेगा, और उदारीकरण और निजीकरण की नीतियाँ इसमें रहेगी। तो चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। 15वां आपका यहाँ से रहेगा, इसमें 15वां आपका रहेगा, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। तो जब कोई भी दल पूर्ण बहुमत नहीं पाता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। क्या करते हैं, इसमें दल पूर्ण बहुमत नहीं पाता है और क्या है, कई दल मिलकर क्या करते हैं, सरकार को बनाते हैं, उसे गठबंधन राजनीति कहते हैं। अगला आपका इसमें रहेगा, मंडल आयोग क्या था। तो मंडल आयोग की स्थापना पिछड़े वर्ग की पहचान और उन्हें आरक्षण देने के लिए की गई थी। जो मंडल आयोग की स्थापना है वो पिछड़े वर्ग की पहचान और उन्हें आरक्षण देने के लिए की गई है। अगला आपका यहाँ से रहेगा, आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करना है। तो क्या है, यह जो स्थापना है आसियान की
1967 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। तो पहला है आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति। क्या है? आर्थिक सुधार होगा और खुले द्वार की नीति होगी। विदेशी निवेश में वृद्धि होगी और औद्योगिक और निर्यात क्षेत्र का विकास होगा। तो काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए आंसर किए हैं तैयार। कंप्लीट अच्छे से आप करें, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से अच्छे अंक आप एग्ज़ाम में प्राप्त करिए। और ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौता को स्पष्ट कीजिए। तो ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था ये? भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। जिससे क्या हुआ था? 1965 का युद्ध समाप्त हो गया। जिससे 1965 का जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। शिमला समझौता 1972 में हुआ। जो शिमला समझौता है वो 1972 में हुआ, जिसमें दोनों देश ने आपसी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमति व्यक्त कर दी। जिससे क्या हुआ था? दोनों देशों ने आपसी विवाद चल रहे थे उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की सहमति व्यक्त कर दी थी। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी करिएगा कंप्लीट। और अगला आपका प्रश्न है, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। पहला है दक्षिण एशिया के देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या है? दक्षिण एशिया के जो देश थे उनके बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। दूसरा है आपसी सहयोग और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करेंगे। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न आपका रहेगा यहाँ से 18वां, बॉम्बे प्लान क्या था? लिखिए। तो बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान 1944 में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया आर्थिक योजना दस्तावेज था। क्या था बॉम्बे प्लान? 1944 में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया आर्थिक योजना दस्तावेज था। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? कि स्वतंत्र भारत में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करें, ये इसका उद्देश्य था। तो समझ में अच्छे से आया होगा बॉम्बे प्लान क्या था। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और नीति आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो नीति आयोग के प्रमुख कार्य, पहला सरकार के नीतिगत निर्णयों के लिए मार्गदर्शन देना। सरकार के जो नीतिगत निर्णय होते हैं उनको क्या देंगे? मार्गदर्शन देना। देश में योजना और विकास की निगरानी करना। देश में जो योजनाएं हैं और विकास हैं उनकी देखरेख करना। और संघ और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना। संघ और जो राज्य सरकारें हैं इनके बीच क्या होगा? सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो ये नीति आयोग के कार्य हो गए हैं। अब हमारा 19वां प्रश्न है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? तो पहला है पड़ोसी देशों के बीच सहयोग आसान होता है। क्या होगा? जो पड़ोसी देश है उनके बीच सहयोग आसान हो जाएगा। दूसरा, व्यापार, सुरक्षा और संचार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार, सुरक्षा है और जो संचार है, फैलाव है, उसको भी बढ़ावा मिल जाएगा। और क्षेत्रीय संगठन जल्दी और प्रभावी रूप से स्थगित होते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। यहाँ से आसियान विजय 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। पहला है क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाना। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन करना और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये इसके यहाँ पे 3 सहयोग होंगे, उद्देश्य होंगे ये इसके कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाएंगे, सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन करेंगे और शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अब 20वां प्रश्न आपका रहेगा, सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष लिखिए। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी। दूसरा है आर्थिक उदारीकरण की कमी और सरकारी नियंत्रण। आर्थिक उदारीकरण की कमी होगी और सरकारी नियंत्रण होगा। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता होगी और सरकार ने सभी उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण रखेगा। जो सरकार है वो क्या है? सभी उद्योग और जो व्यापार है उन पर नियंत्रण रखेगा और सामाजिक और आर्थिक
असमानताएं पूरी तरह नहीं खत्म हुई। तो ये इसके यहाँ पे 3 दोष हो गए हैं। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो सोवियत संगठन के कारण लिखिए, ये इसका था 20वें प्रश्न का। तो आर्थिक मंदी और भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा, और राजनीतिक सुधारों को की असफलता और प्रशासनिक अक्षमता। तो ये सोवियत विघटन के कारण हो गए हैं। और यहाँ से 21वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य। तो पहला कार्य रहेगा सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। सदस्य देशों के बीच क्या होगा? सहयोग को बढ़ाएंगे। शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य हो गए हैं। सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएंगे, शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करेंगे और मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो क्या है इसके उद्देश्य? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेंगे, देश के बीच मैत्री का जो संबंध है, रिश्ता है, उसको बढ़ाएंगे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देंगे और मानव अधिकार की रक्षा करेंगे। आपका यहाँ से अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय निर्माण की कोई 3 चुनौतियाँ लिखिए। तो पहला है सामाजिक और धार्मिक असमानताएं, विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के बीच मतभेद, राष्ट्रीय एकता और समाज में सामंजस्य स्थापित करने में चुनौती पैदा करते हैं, आर्थिक असमानता और गरीबी, गरीब और अमीर के बीच बड़ा अंतर विकास की समानता को प्रभावित करता है और राष्ट्रीय निर्माण में बाधा डालता है। और राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता की कमी, कमजोर प्रशासन और राजनीतिक अस्थिरता से योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसकी 3 चुनौतियाँ हो गई। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट अच्छे से इनको करिए। और अगला प्रश्न, भारत विभाजन के कारण लिखिए। तो पहला है धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेद। तो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते तनाव और आपसी असहमति ने विभाजन को बढ़ावा दिया। जो धार्मिक सांप्रदायिक मतभेद है, इसने क्या किया है? हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते तनाव और आपसी जो असहमति थी, उस विभाजन को इसने बढ़ा दिया है। मुस्लिम लीग की अलगवादी राजनीति। तो मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की, जिससे राजनीतिक विभाजन अनिवार्य हो गया। इन्होंने क्या किया? अलग देश की मांग रख ली, जिससे राजनीतिक विभाजन अनिवार्य हो गया। और ब्रिटिश शासन विभाजन नीति, ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक आधार पर अलगाव को बढ़ावा दिया और सामूहिक समझौता में असफल रहा। यहाँ से कंप्लीट आपको करना है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? तो 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे आवश्यक नहीं माना गया है। इसने लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसे देखिए, आवश्यक नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसने प्रतिकूल प्रभाव डाला। आपातकाल की घोषणा राजनीतिक कारणों से की गई थी, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा जनहित के लिए। यह लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसने प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे आपातकाल की घोषणा किन कारणों से हुई थी? राजनीतिक कारणों से की गई थी, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के लिए की गई थी। और लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर इसने क्या किया है? अपना प्रतिकूल प्रभाव डाला है। और ये यहाँ से आपका अगला, आपातकाल 1975 के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर असर, चुनाव और संसद की कार्य प्रणाली इससे प्रभावित हुई है। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक, समाचार पत्रों और मीडिया पर सेंसरशिप लागू हुई। और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालना, कई विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
और नागरिक स्वतंत्रता की सीमाएं बढ़ाना, आम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार पर नियंत्रण लगाम। तो ये इसका वर्णन हो गया है। अच्छे से कंप्लीट आप करिए और भरोसा आप रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। मैं आपको 4 मॉडल पेपर दूंगी, इसके चारों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से फुल सॉल्यूशन दूंगी और जल्दी से ऐप के साथ आप जुड़ें। और देखिए, यदि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट पे पूरे वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट चेक करते रहें, क्योंकि देखिए जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो 4 से 3 वीडियो की ही नोटिफिकेशन आ पाती हैं। यदि नहीं आती है तो प्लेलिस्ट आपको चेक करते रहना है।